इससे फर्क नहीं पड़ता था कि गोकू कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, उसकी किस्मत बेकार ही चल रही थी। सुकुरो को हराना इम्पॉसिबल था, खासकर अगर वो चीटिंग कर रहा हो तो। सुकुरो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ जल्दी करना चाहिए, वरना देखो मैं एंडिंग तक पहुंचने वाला हूँ, और अगर मैं एक बार पहुंच गया तो तुम मारे जाओगे। और ये बात तो गोकू भी जानता था कि जीतना तो इम्पॉसिबल है, पर गोकू को तो हार का मतलब पता ही नहीं। तो वो बोलता है मैं जब तक ट्राई करते रहूंगा जब तक मेरे पास मौके हैं, और वो अपनी पूरी पावर से डाइस को नीचे फेंकता है और लुढ़कते लुढ़कते वो डाइस गिरने लग जाता है लावा में। पता नहीं क्यों, पर ये देख के सुगुरो के होश उड़ चुके थे और वो डाइस वो बस लावा में गिरने ही वाला था, पर वो चिल्लाने लग जाता है और वो अपने आप ही वापस आ जाता है। गोकू बोलता है कि मेरे कान बज रहे हैं या फिर सच में इस डाइस ने चिल्लाया। सुगुरो बोलता है कि तुम अभी अभी मरे हो तो पक्का तुम्हें इल्यूजन ही हुआ होगा, क्यों ना हम ये सब चीजें छोड़ दे और आगे गेम खेलें। पर गोकू बोलता है कि नहीं, मुझे पक्का पता है कि मैंने कुछ ना कुछ तो सुना था, चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। गोकू वो डाइस फिर से पकड़ता है और ठीक लावा में फेंकने वाला होता है, पर वो डाइस चेंज हो जाता है और जाता है सुगुरो के पास और बोलता है कि डैडी मुझे इस पागल से बचा लो, वरना ये तो मुझे मार ही डालेगा। गोकू बोलता है डैडी, क्या ये तुम्हारा बेटा है? अब गोकू को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगी थी कि वो दोनों एक रकून है जो अपना रूप बदल सकते हैं। और गोकू बोलता है तो अच्छा, तुम इस तरीके से जीत रहे थे। अब सुगुरु भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। गोकू बोलता है कि मैं तब से यही सोच रहा था कि मेरी किस्मत कब से इतनी खराब हो गई, पर अब चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। तुम चीटिंग कर रहे थे। वो दोनों उससे भीख मांगते हैं कि प्लीज एक भी शब्द मत बोलना, वरना तुम जानते नहीं कि क्या हो जाएगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये डायमेंशन के पास एक खुद की पर्सनैलिटी थी। और वो बोलता है कि तुमने चीट बोला, किसकी इतनी ऐसी हिम्मत हो गई कि उसने इस गेम में चीट करा, ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। गोकू बोलता है कि आखिर हो क्या रहा है। तब सुगुरो बताता है कि इस डायमेंशन में डिसाइड होता है कि तुम जियोगे या फिर मरोगे, पर अगर तुमने चीटिंग करी तो तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाओगे, हमेशा के लिए। और वो जगह डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और उनके साथ वो तीनों भी। पर गोकू हार नहीं मानता, वो उन दोनों को पकड़ता है और वहाँ से भागने लग जाता है। सुगुरो तो रोने लग जाता है। वो बोलता है कि थैंक्स हमारी मदद करने के लिए, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम हमें माफ करोगे उन सब चीजों के बाद जो हमने तुम्हारे साथ करी। तब गोकू बोलता है कि आखिर इधर हो क्या रहा है, तुम तो इस जगह के मालिक थे ना। तब सुगुरो से अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो बस एक स्पेस रकून है जो यहाँ पर गलती से फंस गए थे, और इस जगह ने हमसे बोला कि अगर हम 5,40,000 बार लगातार जीत गए तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। रूल बस एक ही था कि हमें चीटिंग नहीं करनी। पर अब तुम ही बताओ, क्या कोई 5,40,000 बार लगातार जीत सकता है? इसीलिए हमने सोचा कि हम चीटिंग करेंगे और उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। पर अब कुछ फायदा नहीं, हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। अब उन्हें आगे की तरफ एक दरवाजा दिखता है जहाँ से वो बाहर जा सकते थे, पर अफसोस वहाँ की जमीन टूट जाती है और ये तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। पर तभी गोकू को रियलाइज होता है कि यहाँ के रूल ब्रेक्स हो चुके हैं, तो अब वो अपनी पावर भी यूज कर सकता है। तो गोकू अब उन दोनों को पकड़ता है और उन दोनों से बोलता है कि चिंता मत करो, अब मेरी पावर वापस आ चुकी है, तो मैं अपने अटैक से स्पेस और टाइम को बेंड कर सकता हूँ, बस तुम मुझे पकड़े रहना चाहे कुछ भी हो जाए। अब गोकू अपनी की चार्ज करने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी पूरी ही पावर उस अटैक में लगानी थी। याद है एक बार जैसे बू और गोटेंग्स ने करा था। पर सुगुरो बोलता है कि मान भी लिया अगर ये पोर्टल खुल गया तो हम जाएंगे कहाँ? गोकू बोलता है कि उसका जवाब मुझे नहीं पता, बस हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तब गोकू हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हम मरेंगे या फिर जिएंगे, पर ये चीज हमें तभी पता चलेगी जब हम ट्राई करेंगे। अब ये सारा गेम लक के ऊपर है। तो गोकू कामेहामेहा का यूज करके स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है और वहाँ पर खुलता है एक बहुत ही बड़ा पोर्टल। वो उस जगह से तो बाहर आ चुके थे, पर अब वो फंस चुके थे एक वॉइड में जहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं था, और उस स्पेस की चीजें यहाँ पर आके गिरने वाली थी जिनसे इनकी जान भी जा सकती थी। पर तभी कायोशिन को उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है और वो बिना समय गवाए उनके पास आ जाते हैं और उन तीनों को लेके जाते हैं सेक्रेट वर्ल्ड ऑफ काय में। गोकू अपनी आंखें खोल के देखता है, उसे यकीन नहीं होता। क्या ये आप हैं ओल्ड काय? आपसे मिले हुए तो जमाना हो गया, पर आप तो अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। और वो गोकू से बोलते हैं पर तुम बहुत चेंज हो चुके हो। तब गोकू पूछता है कि आखिर तुमने हमें बचाया कैसे? तब कायोशिन बोलते हैं कि हम काय सुगुरो स्पेस में छोड़कर पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, और जैसे ही तुम उस डायमेंशन से बाहर निकले हमने तुम्हें बचा लिया। और सुगुरो और उसका बेटा झुक के गोकू को थैंक्स बोलते हैं। वो बोलते हैं कि शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं उस डायमेंशन में कब से फंसा हुआ था, और हम वादा करते हैं कि समय आने पे हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे।
और दूसरी तरफ तैयारी हो चुकी थी टफल प्लेनेट पे जाने की। मिस्टर सेटन देखता है बुल्मा, चीची और अपनी खुद की बेटी को, जो वहाँ पर जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर सेटन से रहा नहीं जाता कि उसकी बेटी भी वहाँ पर जा रही है। और दूसरी तरफ पैन जाती है गिरू की बॉडी के पास, जो कि अब मर चुका था। पैन उससे बोलती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ नहीं थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। तो वो उससे अपना स्कार्फ वापस ले लेती है और गिरू को अपने बैग में डाल देती है। अब इन्हें किसी तरह वहाँ पर जाना था, पर दिक्कत ये थी कि बेबी इन तीनों को ही जानता है, तो अगर ये उधर गए तो वो उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। पर पैन बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें अपना लुक थोड़ा चेंज करना होगा। हालांकि वो दोनों तो अपना लुक चेंज नहीं कर सकते, पर उसे पता था कि माजिन बू कर सकता है। और यही सब देख रहा होता है गोकू काइस के प्लेनेट पे। वो पूछता है कि आखिर ये सब लोग जा किधर रहे हैं। तब कायोशिन बताते हैं कि बेबी ने अपने प्लेनेट को रिवाइव कर दिया ड्रैगन बॉल की मदद से, और अब ये सभी जा रहे हैं उसके प्लेनेट पे। गोकू बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे अच्छे से याद है हमने ड्रैगन बॉल तो डेंडे को दे दी थी। तब एल्डर काई बताते हैं कि जब तुमने ड्रैगन बॉल डेंडे को दी थी तब वो पहले से ही उनके कंट्रोल में था। तब गोकू वार्म अप करते हुए बोलता है कि बातें बाद में करना, अब चलो चलते हैं। कायोशिन उससे पूछते हैं कि चलते हैं से तुम्हारा क्या मतलब है? तब गोकू बोलता है कि हमें अर्थ वापस जाना होगा, हमें पैन और बाकी लोगों को बचाना है। पर एल्डर काई साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें पता है ना कि पिछली बार बेबी ने तुम्हारा क्या हाल करा था, और तुम तो सुपर CN3 भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें लगता है कि तुम अब बेबी को हरा पाओगे, वो जिसके पास वेजिटा, बुल्मा, बूला, गोहान और ट्रंक्स की पावर है। तब गोकू थोड़ा भड़क जाता है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या मैं ऐसे ही बैठ के सबको मरते हुए देखता रहूं? तब एल्डर काई बोलते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए जिससे तुम उसे हरा सको। अब गोकू को उनकी बात में थोड़ा दम लग रहा था, और दूसरी तरफ बू आ चुका था उस लाइन में अपना रूप चेंज कर, और उसकी बॉडी के अंदर थे पैन और मिस्टर सेटन, और उसी के पीछे होता है क्रिलिन। वो माजिन बू से थोड़ी बहस करता है कि तुम मेरी लाइन के बीच में क्यों आ गए, पर थोड़ी देर बाद ही बात घूम जाती है फैमिली पर। वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाता है कि किस तरह वो कितना लकी है कि उसके पास इतनी अच्छी फैमिली है। पर इतने में ही बुल्मा आके बताती है कि अब शिप फुल हो चुकी है, तो तुम अभी नहीं आ सकते, तुम्हें बाद में आना होगा। तब उसे रियलाइज होता है कि बू ने उसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी लाइन ले ली। अब तो पता नहीं वो 18 को क्या ही जवाब देगा। बू ने उसे बहुत बुरी तरह फंसाया। और दूसरी तरफ गोकू की ट्रेनिंग जारी थी। वो एक बहुत ही बड़ी मशीन में कॉफी पीस रहा था, पर गोकू को थोड़ा शक होता है। वो बोलता है कि ये सच में ट्रेनिंग का ही पार्ट है ना, या फिर आपको बस अपनी कॉफी पिसवानी है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे शक करने की? क्या तुम भूल गए मैंने गोहान को किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाया था? तब गोकू बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। पर पता नहीं क्यों उसके पीछे अचानक से खुजली होने लग जाती है, और ये देख के एल्डर का एक स्माइल करते हैं। टफल प्लेनेट पे अब बाकी सब लोग आ चुके थे। बेबी खुश था कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा, मानो हो ही चुका है, क्योंकि सेयंस को तो उसने मार ही दिया। और वहाँ पर पहुँच चुके थे माजिन बू, मिस्टर सेटन और पैन भी। तब पैन उन्हें एक दवाई देती है। वो बोलती है कि सभी लोगों को ये खिला दो, ये दवाई उनके पेट में जाने के बाद ये उन्हें एक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, और हमें अपने लोग वापस मिल जाएंगे। मिस्टर सेटन को थोड़ा शक होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगी? पर पैन तो जवाब भी नहीं देती। वो उड़ के वहाँ से सीधा उनके पास चली जाती है, और लोगों को वो दवाई खिलाने लग जाती है। इसका कुछ तो असर हो रहा था, वो सब पेट पकड़कर बैठने लग जाते हैं, तो मानो ये दवाई काम कर रही थी। और तभी पैन के ऊपर एक लात पड़ती है, और वो होती है विडल। पैन उससे बोलती है कि मॉम प्लीज ये दवाई खा लो, ये खाने के बाद आप पहले जैसी हो जाओगी। पर वो उसे एक चाटा मारते हुए बोलती है कि बदतमीज मत बनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेबी सामा को डिसरिस्पेक्ट करने की? अब एक चाटा खाने के बाद वो अपने डैड के पास चली जाती है, और गोहान बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ समय बाद अब तुम भी हम में से एक बन जाओगी, फिर हम एक अच्छे परिवार की तरह रह सकेंगे। पर बेबी साफ मना कर देता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसको तुम जान से ही मार दो। और वो दोनों वैसा ही करते हैं, और ये चीज गोकू वहाँ से देख रहा था। गोहान पैन को गले से पकड़ लेता है और की ब्लास्ट से उसे मारने ही वाला होता है। गोकू बोलता है कि अब मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं तैयार हूँ या नहीं, अगर मैं इधर बैठे रहा तो वो मेरी पोती को मार देंगे। पर तभी वहाँ पर आता है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, जो अपनी एक किक से ही गोहान को बहुत दूर जाके गिरा देता है और पैन को बचा लेता है। और ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कोई और नहीं था, खुद ऊब। वो बोलता है कि मैं अपनी सेंसे की पोती को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, अगर तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाना है तो तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। घोटन बोलता है ये तो ऊब है, और बेबी भी एक स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम जैसी कीड़े अभी और बचे हुए हैं। पैन उससे पूछती है कि आखिर तुम बेबी के कंट्रोल में क्यों नहीं हो? मुझे तो लगा उसने सब इंसानों को ही कंट्रोल में कर लिया। तब ऊब बताता है कि उसके लोगों ने कोशिश तो करी थी,
पर किसी तरह मैं उनसे बच के पहाड़ों में छुप गया, इसी उम्मीद में कि गोकू कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। पर जैसे ही मैंने महसूस करा कि उनकी की अचानक से गायब हो गई, मुझे वापस आना ही पड़ा। अब प्लीज मुझे बता दो कि गोकू सही सलामत है। पर पैन इसका कुछ जवाब नहीं देती। अब्बू को जिसका डर था वही हुआ, गोकू सच में मर चुका है। तब बेबी बोलता है कि उस गोकू को मैंने अपने हाथों से ही मारा है और मैं तुम्हारा हाल भी बिल्कुल उसी की तरह करूंगा। अब ऊप का कंट्रोल छूट चुका था। गोकू उसका एक मेंटोर था, उसके बड़े भाई की तरह। गोकू ही वो रीजन था कि जिसकी वजह से ऊब आज इतना ताकतवर बन पाया। अब वो कसम खा लेता है कि वो बेबी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पैन उसे रोकने की कोशिश करती है कि इसे ग्रैंडपा भी नहीं हरा पाए। उसे अपनी और गोकू की पुरानी यादें आने लग जाती हैं, जब गोकू उसे ट्रेन करा करता था और गोकू ने उससे एक वादा करा था कि वो अगले साल फिर मिलेंगे ट्रेनिंग करने के लिए। और इस बेबी की वजह से गोकू को अपना वो वादा तोड़ना पड़ा। पैन उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है कि बेबी अभी अपनी फाइनल फॉर्म में है और बस इतना ही नहीं, उसके पास सभी सीएंस की पावर है। पर मिस्टर सेटन उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि अब तुम उधर मत जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर तभी वहाँ पर विडल और गोहान आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब चुपचाप से तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम एक अच्छे परिवार की तरह रह सकते हैं। और बू तो बस ऊब को देख रहा था, मानो वो कुछ कहना चाहता है। और दूसरी तरफ बेबी हंसते हुए बोलता है, मैं वैसे ही बोर हो रहा था। और ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। अभी ऊब का पावर लेवल माजिन बू से भी ज्यादा है और वो बेबी को बराबरी की टक्कर दे रहा था और वो आराम से ही उसके सारे अटैक डॉज कर ही रहा था। पर तभी बेबी उसे बोलता है, क्या तुम्हारे गोकू ने बस तुम्हें भागना ही सिखाया है? अब मेरे अटैक डॉज करना बंद करो और एक मर्दों की तरह फाइट करो। और ये सुनने के बाद ऊब उसे एक बहुत जोर का पंच मारता है और बेबी सीधा वॉल पे जा गिरता है। ये देखने के बाद गोहान, ट्रंक्स और गोटिन वहाँ आ जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर ये चीज होने के बाद बेबी बहुत बुरी तरह से भड़क जाता है, ऊब पे नहीं अपने ही साथियों पे। वो बोलते हैं कि तुम बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारी मदद मांगी? वो सब हैरान थे। वो बोलते हैं कि हम तो बस आपको बचाने आए थे। तब बेबी और भी गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं इस बच्चे से हार जाऊंगा? और ये बोलने के बाद बेबी उन तीनों पे अटैक कर देता है। ऊब तो हैरान था कि इसने अपने साथियों को भी नहीं छोड़ा, तो इससे दया की उम्मीद क्या ही रखी जाए। और पता नहीं क्यों माजिन बू तो अभी भी ऊब को देखे ही जा रहा था। गोकू बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे वापस जाने दो। तब एल्डर गाय बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। पर तब वो बोलते हैं, चलो ठीक है, अगर ये एक इमरजेंसी है तो मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग को सस्पेंड करना होगा और तुम्हारे प्रोसेस को फास्ट करना होगा। पर याद रखना कि ये तरीका आसान नहीं होने वाला। गोकू बोलता है कि मैं तैयार हूँ। पर तभी एल्डर गाय बोलते हैं, ठीक है, चलो अपनी पैंट उतारो। तब गोकू बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। वहाँ पर मेरे दोस्तों की जान जा रही है और आप यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। तब एल्डर का सीरियस होके बोलते हैं कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बस जितना बोला है उतना ही करो। अब गोकू भी समझ चुका था कि ये मजाक तो नहीं कर रहे, तो वो ना चाहते हुए भी अपनी पैंट उतार लेता है और वो नोटिस करते हैं कि उसकी टेल ग्रो हो रही थी और यही रीजन था कि उसे खुजली भी हो रही थी। तब वो बोलते हैं कि अब इससे मेरी टेल का क्या लेना देना। अब वो बोलते हैं कि इसी का तो लेना देना है। वो बोलते हैं कि बस तुम एक काम करो, मुझे बहुत बड़ा प्लायर ला के दो। तब कायोशिन बोलते हैं कि आपको यहाँ पर प्लायर कहाँ मिलेगा और अर्थ पे जाने का तो सवाल होता ही नहीं। तब सुगुरो बोलता है कि इसकी चिंता आप मत करो और उसका बेटा बहुत बड़े प्लायर में बदल जाता है। और वो बोलते हैं कि इतना काफी होगा। तब एल्डर काय बोलते हैं कि ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अगर एक बार उसकी टेल वापस आ गई तो गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। गोकू को पता था कि इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, पर अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना है तो इतना दर्द तो सहना ही होगा। वो बोलता है कि जो करना है करो, पर जल्दी करना। और दूसरी तरफ अब बेबी बहुत बुरी तरह से पिट रहा था, पर फिर भी ऊब की तारीफ करनी होगी। वो बेबी के सुपर फॉर्म को भी टक्कर दे रहा था। बस इतना ही नहीं, खुद बेबी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि तुम्हारी तो तारीफ करनी होगी, अगर मैं अभी वेजिटा की बॉडी में नहीं होता या फिर अपनी सुपर फॉर्म में नहीं होता तो शायद मैं तुमसे बुरी तरह से हार जाता, पर मेरी फाइनल फॉर्म में तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे हरा सको। और वो दोनों ही कीबला से अटैक करने लग जाते हैं और बेबी बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर गोकू के पास ही पहुंचा दूंगा। और वो अटैक खा के नीचे गिर जाता है। पैन उसे बहुत उठाने की कोशिश करती है कि तुम ही हमारी एक आखिरी उम्मीद हो, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो बेबी को कोई नहीं हरा पाएगा। पर ऊब जवाब नहीं देता, तो पैन उस पर अटैक करने खुद ही चली जाती है। तब मिस्टर सेटन बू से भीख मांगते हैं कि प्लीज पैन को बचा लो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बेटी को तो पहले खो ही चुका हूँ, अब अपनी पोती को भी नहीं खोना चाहता। तब बू बोलता है कि आप चिंता मत करो, पैन को कुछ नहीं होगा। और वो पैन को आराम से पकड़ लेता है। बू बेबी की तरफ देख रहा था, मानो वो उससे फाइट करना चाहता है। पर मिस्टर सेटन बोलते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा, अगर उसे ऊब नहीं हरा पाया तो तुम भी नहीं हरा पाओगे। इससे अच्छा होगा कि हम भाग के अपनी जान बचा लें। और बू वैसा ही करता है, क्योंकि फाइट से ज्यादा जरूरी उसके लिए मिस्टर सेटन और पैन की जान बचाना था। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि सभी लोग बेबी को अपनी एनर्जी दे रहे हैं
मिस्टर सेटन बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। तब बू बताता है कि वो रिवेंज डेथ बॉल बना रहा है, ठीक जैसा उसने गोकू के साथ करा था वैसे ही अब वो ऊब को भी मारना चाहता है। अब माजिन बू मिस्टर सेटन और पैन को बहुत दूर जाके छोड़ के आ जाता है और वो अजीब अजीब सी बातें करने लग जाता है कि मिस्टर सेटन आप मेरे पहले और सबसे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि हाँ तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर तुम अभी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब माजिन बू बेबी की तरफ देखता है और वो बोलता है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर मुझे ऊब को बचाना होगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और शुक्रिया उन सब चीजों के लिए जो आपने मेरे लिए किया, मैं वो सब कभी नहीं भूलूंगा। और ये बोल के माजिन बू वहाँ से चले जाता है। बेबी उसे अपने रिवेंज डेथ बॉल से मारने ही वाला था, पर वो अटैक तो बू कैंडी की तरह खा जाता है। पर बेबी को लगता है कि वो मारा गया, तो वो बुल्मा के साथ वहाँ से चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊब वहाँ पर पड़ा होता है और साथ ही पड़े होते हैं माजिन बू के सैकड़ों टुकड़े। ऊब सोचता है कि आखिर ये कौन था, उसने मुझे क्यों बचाया। तब उसे एक माजिन बू का इल्यूजन दिखता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ, तुम्हें याद नहीं है पर पिछले जन्म में तुम किड बू थे, एक ईवल मॉन्स्टर, और उसी से जन्म हुआ था मेरा, तो मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ, और जब मैं तुम में पूरी तरह से समा जाऊंगा तुम्हें अपनी पूरी पावर वापस मिल जाएगी। और बू वैसा ही करता है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके ऊब की बॉडी के अंदर चली जाता है। अब फाइनली किड बू को अपनी पूरी पावर मिल चुकी थी और अब वो जी वाले किड बू से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। पर अफसोस इसके लिए माजिन बू को अपनी जान देनी पड़ी। और उधर काय के प्लेनेट पे सब लगे हुए थे गोकू की पूंछ खींचने के लिए, और ऊब वो फाइनली तैयार था बेबी से लड़ने के लिए। तो क्या ऊब अब बेबी को रोक पाएगा, और क्या गोकू की टेल कभी वापस आ भी पाएगी या फिर नहीं, इसका जवाब मिलेगा आपको अगले एपिसोड में जो बहुत ही जल्द आ जाएगा।